स्टूडेंट, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। अब हम आपको कराएंगे जो शेष बचे हुए रासायनिक गुण हैं संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो रासायनिक गुण शेष बच गए थे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको कराए थे, कुछ वीडियो में कुछ रासायनिक गुण करा दिए थे। अब इसमें तीसरी अपक्रिया है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के 5 प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाते हैं क्योंकि उसमें COOH समूह जुड़ा होता है, एक ओइक समूह जुड़ा होता है, जिसके कारण कई क्रिया होती है। एक हाइड्रोजन विस्थापन होता है, एक हाइड्रोक्सिल समूह से क्रिया होती है और तीसरी होती है कार्बोनिल समूह से क्रिया। अब यहां पर तीसरी अपक्रिया आपको करानी है, वो भी कार्बोनिल समूह से। कार्बोनिल समूह से किस प्रकार अपक्रिया कराएंगे ये बताते हैं आपको। तो इसमें अपक्रिया केवल होती है अपचयन। अपचयन कोई भी ले लो, COOH, जो ये बीच का समूह है यही कार्बोनिल समूह है, इसका आप चयन कराना है। इसी की जगह पे हम ये फार्मिक अम्ल है और ये एसिटिक अम्ल है, इसका आप चयन कराना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका आप चयन भी कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हम जब अपचयन कराएंगे HOH2, ये H2 लिखा है, इस ऑक्सीजन को हमें कार्बोनिल से हमें सिर्फ अपचयन कराना है, इस ऑक्सीजन को हमें ले लेना है। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करें हो तो ये H2O बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ H सिंगल बॉन्ड H 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये H2O बाहर हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन इसी कार्बन की दोनों संयोजकताओं पे जुड़ जाएंगे, एक तो पहले सा था, 2 और लग जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3, क्योंकि एक पहले से हाइड्रोजन कार्बन से ऐड था और 2 और जुड़ जाएंगे तो CH3 और एक OH समूह पहले से है और निकल जाएगा जल H2O। ये है मेथिल अल्कोहल बनाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का आप चयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर मेथिल अल्कोहल बनता है। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल का कराएंगे तो यहाँ पर पहले से एक CH3 है, बीच वाले में 2 संयोजकताएं टूट रही हैं तो 2 का यहाँ पर क्या होगा CH2OH और प्लस H2O, ये बनेंगी। इसी प्रकार से कार्बोनिल समूह की क्रिया होती है और केवल अपचयन ही क्रिया हमें करानी है। अब इसके बाद में आ जाएंगे संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया। संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया कराएंगे। अब इसको रब किए देते हैं, चौथी हेडिंग आ जाएगी संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया। ये अपचयन है और अपचयन को आप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए हैं। आप जानते हैं अपचयन किस प्रकार से कराया जाता है। तो यहां पर नंबर 4 संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह के साथ अभिक्रिया। तो इसमें अभिक्रियाएं होंगी कई प्रकार की। अपक्रिया की जगह पे अपक्रियाएं कर लीजिए, बहुत सी अपक्रिया होगी। तो पहली अपक्रिया होगी बीकार्बोक्सिलीकरण। बीकार्बोक्सिलीकरण ए हेडिंग, बी कार्बोक्सिलीकरण। बीकार्बोक्सिलीकरण करना है, चाहे वो कोई भी हो, किसी प्रकार का लवण हो या कोई और हो, तो हम उसका बीकार्बोक्सिलीकरण कराएंगे। जैसे HCOONA, यह है सोडियम फॉर्मेट। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों को लवणों का बीकार्बोक्सिलीकरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड से हमें लेना देना है, तो यहां पर हम दूसरा लिखेंगे CH3 COOH और इसकी क्रिया करा देंगे कास्टिक सोडा से, और इसकी भी क्रिया कराएंगे कास्टिक सोडा से, और बीकार्बोक्सिलीकरण कराएंगे CaO की प्रेजेंस में।
कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में जब हम बिकार्बोक्सिलीकरण कराते हैं सोडियम फॉर्मेट और यहाँ पर सोडियम लिखिए सोडियम एसीटेट, ये सोडियम है और इतना फॉर्मेट हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये फॉर्मेट आयन है, सोडियम के साथ चूंकि जुड़ गया है उदासीन हो गया तो ये फॉर्मेट रह गया। अब ये सोडियम है और इतना एसीटेट आयन है और इसके सोडियम के साथ में जुड़ गया तो ये उदासीन हो गया। अब इसे हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट। और ये देखिए ये क्या निकल जाता है Na2। तो जो चीज़ बन रही है पहले उसे लिखिए Na2 और यहाँ पर क्या COO और एक इसका O, इसे भी ले लीजिए O को, तो ये COO और 3 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बचा का क्या एक H और एक H, ये हाइड्रोजन गैस। सोडियम फॉर्मेट को कास्टिक सोडा के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसी प्रकार से यहाँ ये देखिए फिर वही जो ऊपर बना हुआ है वही बनेगा। यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, शेष क्या बचा है एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो मेथेन बन जाएगा। जब हम सोडियम एसीटेट का कास्टिक सोडा के साथ में गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है, चाहे वो एथेन मेथेन बन जाए। तो यहाँ सोडियम एसीटेट है, अगर प्रोपेनिएट होता तो प्रोपेन प्राप्त होती, अगर ब्यूटेनिएट होता तो ब्यूटेन प्राप्त होती। अब चूंकि यहाँ पर फार्मिक अम्ल है तो एक हाइड्रोजन ये और एक ये मिलकर H2 गैस बना देते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट अपक्रिया पर। नेक्स्ट अपक्रिया है कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन बी अपक्रिया कराएंगे। कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन कराने पर हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं, एक तो एल्डिहाइड और कीटोन। बी हेडिंग कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। अब हमें कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन कराना है तो पहले हम ले लें CH3 COO, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। दूसरा HCOO और किससे जोड़ दें कैल्शियम से, तो यह है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट क्योंकि ये एसिटिक अम्ल का एक हाइड्रोजन गायब होने पर दो हाइड्रोजन गायब हुए हैं, दो अणुओं से। इसी प्रकार के फार्मिक अम्ल का है तो ये कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। अब ये कैल्शियम फॉर्मेट है। अब यहाँ पर हमें क्या कराना है, हमें कुछ ऐसा करना है जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो गया एक, दूसरा यहाँ पर निकाल दीजिए। ये देखिए CaCO3 बना हुआ है तो यहाँ पर हम निकाल देंगे दो अणु CaCO3 के, कैल्शियम कार्बोनेट के दो अणु। शेष क्या बचा हुआ है तो यहाँ पर ये CHO है, इससे जुड़ जाएगा तो एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी है, इससे जुड़ जाएगा तो दो अणु एसिटल्डिहाइड CH3CHO एसिटल्डिहाइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। जब हम कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। बड़े आसान अपक्रियाएं हैं जो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में यदि हम जाएंगे तो इनको देख लेंगे। अब दूसरी अपक्रिया, ये नंबर अपक्रिया फर्स्ट थी, अब दूसरी अपक्रिया आ जाएगी नंबर सेकेंड। अब हम केवल क्या करेंगे, ये तो एल्डिहाइड बना लिया तो हमें कीटोन भी बनाना होगा। अभी हमने एसिटल्डिहाइड केवल बनाया है, कीटोन भी बनाकर दिखाना होगा। तो कीटोन के लिए हम क्या करेंगे, CH3COO सिर्फ कैल्शियम एसीटेट का हम शुष्क आसवन करा दें। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराएंगे तो यहाँ पर CaCO3 निकल जाएगा जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। शेष क्या बचा, CH3COCH3, इसे हम कहते हैं CH3COCH3।
आप जान गए होंगे ये क्या है, इसे बोलते हैं एसीटोन। ये एसीटोन है। ये CH3CO डबल बॉन्ड हो गया। अब ये कैल्शियम लवणों का आसवन हो चुका है। जब हम कैल्शियम लवणों का आसवन कराते हैं, शुष्क आसवन कराते हैं, तो हमें कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया पर, सेमिट अभिक्रिया। सेमेट अभिक्रिया, हाइड्रोजोइक अम्ल याद होगा आपको, जो अमोनिया का ठीक विपरीत होता है, उल्टा। तो यहां पर आ जाएगी बी हेडिंग, सेमेट अभिक्रिया। कुछ नहीं कराना है, बहुत आसान है। तो जैसे हम लिख लें CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया क्या, एसिटिक अम्ल। इसको हम कराएं N3H यानी हाइड्रोजोइक। इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल। अब हम इसको गर्म करा दें तो हमें प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या है 3, तो 2 को उड़ा दीजिए, नाइट्रोजन गैस N2 निकल गए। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन बचा है, 3 थे। यहाँ से हम मुक्त कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो एक और चीज़ उड़ जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिट अपक्रिया, जब हाइड्रोजोइक अम्ल एसिटिक अम्ल या किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। बचा क्या, CH3। एक N बचा है और एक H बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 और यहाँ पर लिखेंगे NH2। ये बन गया है मेथिल एमीन। मेथिल एमीन। जब हम एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक, कोई भी अम्ल हो, एसिटिक अम्ल नहीं, प्रोपेनिक अम्ल हो, ब्यूटेरिक अम्ल हो, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। अब आ जाएंगे, हम करेंगे सोडियम और पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन। अब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट अपक्रिया पर चलते हैं, जो है सोडियम और पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर लीजिए अगली सी अपक्रिया, सोडियम व पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन। ये हो गई। तो सोडियम लवण जैसे ले लो CH3COONA, सोडियम एसीटेट। इसी प्रकार से ले लें CH3COONA। विद्युत अपघटन का मतलब है जल के साथ क्रिया करा दो, क्योंकि जब तक थोड़ा सा गलित मात्रा में पदार्थ नहीं होगा उसका विद्युत अपघटन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कराएंगे विद्युत धारा और विद्युत धारा। अब यहाँ पर बड़ी मुसीबत है। अब यहाँ पर जो आप चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा, तो हम इस जल को क्या लिखेंगे, HOH। ऐसा करें, अभी एक ही अपक्रिया कराते हैं, उसके बाद में दूसरी पोटेशियम के साथ में कराएंगे। यहाँ लिखेंगे HOH। चूंकि एक अभिक्रिया के लिए हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यदि हम इसके साथ अभिक्रिया करा दें तो हमें कास्टिक सोडा मिल जाएगा और ये एल्केन प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम सीधी से यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे इसके साथ में विद्युत अपघटन करा दीजिए। 2 तरीके से ये अभिक्रिया हो सकती है। विद्युत धारा, ये 2 अपक्रियाएं बना सकता है। जैसे इसको हम लिख देंगे एक बार इतना और एक बार ऐसे लिख लीजिए CH3COONA, एक बार ये और एक बार और CH3COONA, और जल के 2 अणु ले लीजिए HOH प्लस HOH। ठीक है। तो यहाँ पर जब सोडियम धातु के लवण होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना जरूरी है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ये, एक कार्बन डाइऑक्साइड ये, और ये कास्टिक सोडा बन जाएगा। ये देख लीजिए,
इस हाइड्रोजन को छोड़ दिया, ये भी कास्टिक सोडा बन जाएगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर H2 के रूप में उड़ जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बन गया NaOH, वो भी 2, कितने बने 2, छोटा सा एरो लगाएं, और 1 2 2 बनी है कार्बन डाइऑक्साइड, बन गए। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2 गैस। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, और ये CH3 2 बार मिल जाएंगे तो ये बन जाएगी एथेन, CH3 ये एथेन बन जाएगी। यहाँ पर भी मेथेन बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, और ये सोडियम इस हाइड्रोक्साइड से मिलकर क्या बना लेगा, कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH, कास्टिक सोडा। बचा क्या, ये हाइड्रोजन इसी के साथ जुड़ जाएगा तो ये मेथेन बन जाएगी। जब हम बोलेंगे कि सोडियम और पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें एल्केन, यहाँ मेथेन यहाँ एथेन, एल्केन प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और कास्टिक सोडा व हाइड्रोजन गैस पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, हाइड्रोजन भी मुक्त होती है, और कास्टिक सोडा शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से अपक्रियाओं को हम कराएंगे। ये हो गई सोडियम और पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पर, हुंड-सीकर अपक्रिया। हुंड-सीकर अभिक्रिया, हुंड-सीकर अपक्रिया में हम क्या करेंगे, एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे। एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, और ये सिल्वर के लवणों के साथ अपक्रिया होती है। नंबर अगला है एक जो भी है, लेकिन नाम लिखे दे रहे हैं हुंड-सीकर, सीकर अभिक्रिया। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों को, जैसे CH3COOAG, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को किसी हैलोजन के साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब हम किसी एल्केल सिल्वर एसीटेट या सिल्वर के लवण को, जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण हो, उसको हम किसी भी क्लोरीन ब्रोमीन यानी हैलोजन के साथ में गर्म करते हैं तो हमें सिल्वर हैलाइड पहले, AgBr पहले निकल जाता है, और यहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और निकल जाएगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये ब्रोमीन यहाँ पर चिपक जाएगी तो ये बन जाएगा CH3Br, एल्किल हैलाइड यानी एथिल ब्रोमाइड। जब भी हम सिल्वर लवणों का हैलोजनीकरण, यानी कि बोलेंगे सिल्वर लवणों का हैलोजनीकरण कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, हैलोजनीकरण में ब्रोमीनीकरण, क्लोरीनीकरण, फ्लोरीनीकरण और आयोडीनीकरण करा सकते हैं। यहाँ हमने ब्रोमीनीकरण कराया, आप क्लोरीनीकरण करा दें, आयोडीनीकरण करा दें या फ्लोरीनीकरण करा दें। फ्लोरीनीकरण ना कराएं क्योंकि उसके इतने अच्छे उत्पाद नहीं बनते। CCl4 की उपस्थिति में कराएं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हट जाते हैं। ठीक है, ये अपक्रिया हो गई हुंड-सीकर अपक्रिया। अब आ जाएगा नेक्स्ट अपक्रिया आ जाएगी। नेक्स्ट अपक्रिया है लास्ट और बिल्कुल एंड, अंतिम अपक्रिया है इसकी, नंबर 5, सॉरी इसको रब किए देते हैं सही से। नंबर 5 एल्किल समूह से क्रिया। अब एल्किल समूह से क्रिया करेंगे। एल्किल समूह से क्रिया करने में क्या होगा, पहला एल्किल समूह मोनो कार्बोक्सिलिक, यहां पर एक लाइन लिखेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक
अम्लों में एल्किल समूह से क्रिया कराने पर निम्न अल्फा हैलोजन के यौगिक यानी अल्फा बीटा गामा तक चलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इसमें पहली अपक्रिया होगी हैलोजनीकरण। हम हैलोजनीकरण कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर 1 हैलोजनीकरण कराएंगे। जैसे हम लिखें यहाँ CH3COOH, तो ये अल्फा है। अगर यहाँ पर एक और CH2 लगाओ, ये अल्फा, फिर यहाँ पर एक कार्बन और बीटा, फिर गामा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ये अल्फा है, अगर यहाँ पर कोई और कार्बन होता है ऐसे CH3 CH2 और COOH, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन और ये गामा। तो पहला ओइक अम्ल के बाद में जो लगा होता है वो अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर ये एल्किल समूह अल्फा है, उसके बाद में बीटा आएगा, फिर गामा। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया आपको अल्फा बीटा और गामा, ये पहला है ओइक अम्ल और उसके बाद में एल्किल समूह है, तो ये अल्फा होगा, उसके बाद में बीटा और तीसरा समूह गामा। शेष इसके आगे नहीं जाते हैं, अल्फा बीटा गामा तक ही चलते हैं। तो अब इसका हैलोजनीकरण करा रहे हैं। तो हैलोजनीकरण कराने में क्या करेंगे, हम क्लोरीन से अपक्रिया करा दें, C सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा HCl, तो ये बनेगा ClCH2 क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो गया, और COO प्लस HCl, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। यह हैलोजनीकरण हो गया, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। अब इसके बाद में हम बताएंगे सेकेंड अपक्रिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा, कोई भी हम कार्बन के 2 अणु ले लें या कोई भी ले लें, तो हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना सकते हैं। जैसे COOH ये बन गया, और इसका हम ऑक्सीकरण करा दें किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7/H2SO4। थोड़ी सी मात्रा किसकी होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो यहाँ से मुक्त हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और 2 हाइड्रोजन हैं ये, और इस ऑक्सीजन से संपर्क करेंगे तो H2 और जल बनता है। तो ये अभिक्रियाएं आपकी पूरी हो गई। एल्किल समूह 5 अभिक्रियाएं 2 स्टेपों में पूरी हो गई। अब इसके बाद में टॉपिक आपके स्टार्ट होंगे, जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा फॉर्मिक अम्ल। ये लिखा हुआ HCOOH फॉर्मिक अम्ल। फिर उसके बाद में आपका होगा एसिटिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला फॉर्मिक अम्ल को हम बनाएंगे, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को बताएंगे, उसके उपयोग भी बताएंगे और उसके परीक्षण भी। फिर उसके बाद में एसिटिक अम्ल, तो ये आपके एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपका चलेगा एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में सिर्फ आपका एक ही टॉपिक होगा, वो होगा बेंजोइक अम्ल, यानी बेंजीन पर एक COOH समूह जुड़ा होगा। वो आपके 3 टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल। आपको लिखकर बताते हैं, पहला होगा HCOOH, इसे कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। दूसरा होगा CH3COOH एसिटिक अम्ल। अब आ जाएंगे एरोमेटिक में C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल। 1, 2 और 3 ये 3 टॉपिक आपके होंगे, 1,
2 और 3, ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। यदि परीक्षा में आप जाएं तो इनको तैयार करके जरूर जाएं और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कुछ नहीं करना है, 2 अपक्रियाएं बनाने के लिए होंगी और 3 रासायनिक गुण पूछे जाएंगे। हो सकता है उसके साथ में एक परीक्षण भी साथ में पूछ ले। जब अपक्रियाएं थोड़ी सी नॉर्मल रखी जाती हैं, यानी कि इजी रखी जाती हैं, तो परीक्षण अवश्य शामिल होते हैं। और जब उसमें अपक्रियाएं थोड़ी टफ रख दी जाती हैं, जो आपको ज़्यादा ही टफ लगती हैं, तो परीक्षण नहीं शामिल होते हैं। पूछ देते हैं कि फार्मिक अम्ल बनाने की 2 विधियां बताइए तथा इसके 3 रासायनिक गुण दीजिए तथा इसका ये परीक्षण में कैसा रंग होता है या क्या विलयन बनाता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।